एजाज साहब, इस्लामाबाद में अमेरिकी एडवांस टीमों की मौजूदगी रेड जोन की सीलिंग एक बड़े ब्रेक थ्रू की निशानदेही कर रही थी, मगर तेहरान ने अचानक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हाउ डू यू एनालाइज दिस सडन शिफ्ट फ्रॉम डिप्लोमेसी टू डिफाइंस? क्या ईरान तोसाका कार्गो जहाज पर कब्जे को महज एक बहरी कार्रवाई नहीं बल्कि वॉशिंगटन की तरफ से बैड फेथ डिप्लोमेसी समझ रहा है? देखिए, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे तेहरान और उनसे बात की और उनकी मौजूदगी में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया, तो तय तो ये था कि अमेरिका फिर अपना ब्लॉकेड उठा लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो ब्लॉकेड नहीं उठाया और ऊपर से एक शिप पे भी जाके कब्जा करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में ये बैड फेथ था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब सारी एग्रीमेंट पे तकरीबन इत्तेफाक हो गया हुआ था और बिल्कुल तैयार थे, तो आप अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि टांग ऊपर रख के करने वाला सिलसिला नहीं करना चाहिए। पॉस्चरिंग जो है ना, वो कभी कभी नुकसान भी देती है। और इस तरह शिप पे जो हमला था या उसको कब्जा करने की कोशिश, वो भी ये देखने के लिए कि क्या चीन से कोई ईरान के लिए सामान तो नहीं आ रहा। भाई, ये तो अब सारे मुल्क एक दूसरे के साथ कोई ना कोई शिप्स तो आते जाते रहते हैं। तो आप जब इस तरह बैड फेथ इस तरह का करेंगे तो फिर ईरान ने यही करना था ना, तो वो ईरान ने वही किया। बिल्कुल सही। सर, पासदारानी इनकलाब ने बैलिस्टिक मिसाइल कौमी तबाही की धमकी दी है, जबकि ट्रंप ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। हाउ डू यू रीड दिस एस्केलेशन डोमिनेंस फ्रॉम बोथ साइड्स? क्या हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं जहां हम देख रहे हैं कि सफारतकारी सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक बनकर रह गया है? नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो बिल्कुल नहीं है। और बाकायदा देखें, दोनों को एग्रीमेंट चाहिए और अमेरिका को ज़्यादा चाहिए एग्रीमेंट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतल्लिक अब ये बात पूरे मुल्क में फैल गई है कि ये अमेरिका की जंग ही नहीं थी और ये उनकी बातों में आ गए नेतन्याहू साहब की। ये बात आपने देखे ना, बर्नी सैंडर्स ने भी की है, ये कमाला हैरिस ने भी की है, सेक्रेटरी कैरी ने की है, हिलरी क्लिंटन ने की है। तो पूरे अवाम में अमेरिका की ये फैल गई है कि ये जंग हमारी थी नहीं। अब अगर ये जंग मजीद होती रहती है तो उनके लिए बड़ी संजीदा सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो चुनाचे वो करना चाहते हैं, ईरान भी करना चाहता है। बहुत तबाही हुई है, बहुत मुश्किलात हुई हैं, तो मेरे ख्याल में एग्रीमेंट तो करेंगे और होगा भी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि उसके अंदर ये अमेरिका के इस इकदाम ने उलझाव डाल दिया है, जो मेरे ख्याल में जल्द या बदेर ये भी हल हो जाएगा। सही, क्योंकि गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का दोनों फ्रीकेंट से वाशिंगटन और तेहरान में सफारती राब्ता हुआ है और अब हुर्मुज़ की ब्लॉकेट समेत दीगर अमूर पर बातचीत भी की गई है। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को कामयाब करने के लिए अमरीकी ब्लॉकेट को खत्म करेंगे? कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? करना पड़ेगा जी। देखिए, ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी होती है ना जी, मीडिया डिप्लोमेसी, इसमें थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को बताने के लिए बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। आप ये कहने लग गए कि जनाब मैं कम अज कम वो रखूंगा, ये हरमुज़ खोले, मैं ईरानी जहाज़ों को नहीं गुजरने दूंगा। और साथ में आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ईरान का सारा एनरिच यूरेनियम अमेरिका खुद ले लेगा। जब आप इस तरह की बातें करेंगे और मीडिया पे जाके करेंगे तो आप खुद उसके हॉस्टेज हो जाते हैं। इसलिए फिर बेहतर नहीं, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थोड़ी सी ज्यादती की है। अगर वो ये ना करते तो बिल्कुल तैयार था मामला और इनको आना चाहिए था और आएंगे भी, लेकिन फिलहाल एक गुंजल आ गई है बीच में। सही। सर, रशिया ने भी पेशकश की है कि वो अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली में टेक्निकल मदद दे सकता है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इसका मुमकिना मरकज हो सकता है। फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंड सेफगार्ड्स पर्सपेक्टिव, हाउ फिजिबल इज इट फॉर पाकिस्तान टू होस्ट ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर नेचुरली आईएई की मदद से होगा सब कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरानी ये नहीं देना चाहेंगे किसी को भी। वो ये कहेंगे कि हम खुद डाउन ब्लेंड करेंगे, आईएई की निगरानी में करेंगे और खुद डाउन ब्लेंड करेंगे। अलबत्ता ईरानी ये चाहते हैं कि अपना सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए उनके पास 3.67 इतना % कम अज कम जरूर रहे। और ये उनका हक भी बनता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत इन्होंने दस्तखत की हुई है। उनका एक और बड़ा नुकता भी है जो मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसराइल ने तो ना एनपीटी ज्वाइन की है और लेकिन न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं पाबंदियां लगा रहे आप। लेकिन वो मेरे ख्याल में बात की बात है, फिलहाल उसके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत नहीं होगी। एक और प्रपोजल थी कि जी
जिस तरह यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन है कि मिडल ईस्ट पूरा न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन बनाया जाएगा, तो इजराइल उसके साथ भी एंगेज नहीं करता। तो ये सारे नुकात उठाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान इस वक्त नहीं उठाएगा। वो सिर्फ ये चाहता है कि इस वक्त के आप हमें सिविल यूज के लिए कम से कम ये राइट दें, और फिर हम बाकी सारा हम डाउन ब्रेंड कर देंगे। सही सर, बीजिंग इस पूरे मंजरनामे में तशवीश का इजहार कर रहा है। व्हाट इज चाइनाज रेड लाइन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट? अगर इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या चीन ईरान को गिरने से बचाने के लिए बराह रास्त मुदाखलत करेगा? चीन बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता होता, वो आपको पता है कि ज़रा खामोशी से करते हैं, और लेकिन वो बिल्कुल उनकी मदद करना चाहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी की हैं। तो इसलिए चीन का मकसद एक ही है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का भी मकसद है कि यहाँ पे अब जंग बंद होनी चाहिए। इसकी वजह से दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा है, चीन को भी हो रहा है, पाकिस्तान को भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान और चीन दोनों का कि जंग बंद होनी चाहिए जल्द अज जल्द। और मैं बाकी इससे बियॉन्ड मेरा नहीं ख्याल चीन जो है वो शामिल होना चाहेगा जंग में। ठीक सर, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर फतह को ग्लोबल ऑर्डर रीसेट का मौका करार दे रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वो जारी नुकसान से खाइफ हैं। इज ट्रंप ट्रैप्ड इन हिज ओन पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर? क्या उनकी ये हिकमत अमली को सिर्फ डिप्लोमेसी की कोई आला मिसाल है, या ये महज एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है जिसने तेहरान को मजीद जारियाना बना दिया है? जी, तेहरान को, ईरान को, या अमेरिका को जारहाना बना दिया? मुझे तो जारहाना अमेरिका का लग रहा है सारा काम, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल तैयार है इसके लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। अमेरिका की तरफ से मैं ये देख रहा हूँ कि उनको ज़रा थोड़ा सा ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। और हालांकि ये जंग रोकना उनके उतने ही हक में है जितना ईरान के, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उनके हक में है, इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये एक मिस स्टेप किया है, ये जो है ये नुकसानदेह हुआ है, और अब उससे वापस आना जो है इतना आसान नहीं हो रहा, मुश्किल पेश आ रही है। बिल्कुल सही। सर, साबिक नायब सदर कामला हैरिस का ये इल्ज़ाम कि नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग में धकेला है, एक नई बहस छेड़ा है। एज अ करियर डिप्लोमेट, हाउ डू यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द इजरायली फैक्टर इन अंडरमाइनिंग द इस्लामाबाद पीस प्रोसेस? क्या इसराइल इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुमकिन ग्रैंड बार्गेन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है? इसराइल तो एक स्पॉइलर है, और उसने लेबनान में जंग शुरू करके एक कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने वो जंग उन पे मजबूरन उनको बंद करना पड़ी, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, ये आपको बंद करना होगी। तो इसराइल तो कुछ भी कर सकता है, फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है, कोई भी शरारत कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका की आशीर्वाद ना हो तो इसराइल के लिए आगे चलना या कुछ भी करना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि इसराइल का बहुत असर रहा है अमेरिका के ऊपर, उनकी जूश लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा मनवाती थी, लेकिन ये भी अब ये आंखें देख रही हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका में जूश लॉबी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग किताबें तक लिख रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में नेतन्याहू साहब ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को, यानी इसराइल के ताल्लुकात को बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अब ये जो बहस है ये रुकेगी नहीं, लेकिन इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, अमेरिका के बगैर अगर ये समझते हैं ना कि अमेरिका की जंग बंद हो गई ईरान के साथ, तो इसराइल अकेले जंग लड़ेगा? बिल्कुल नहीं लड़ेगा। उसके बाद तो फिर इसका जो है इसके लिए वहां पे खड़ा होना भी जो है मुश्किल होगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल है, ये स्पॉइलर है तो सही, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकेगा खराबी। राइट। सर, 70 की दिहाई में हमने देखा कि पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाकर आलमी तारीख बदली थी। आज एक बार फिर ट्रंप एतराफ़ कर रहे हैं कि तेहरान तक रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। इस बार हमने देखा कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम से फील्ड मार्शल से रब्ता किया। वहीं सैयद आसिम मुनीर इससे कबल ईरान का बड़ा अहम दौरा करके आए हैं। आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल के वहाँ जाने और इतने तफसीली दौरे की वजह क्या हो सकती है और कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने यकीनन स्टार्ट तो जब किया था प्रोसेस तो फैसिलिटेटर के तौर पर किया था, सहूलतकार के तौर पर, कि आप दो पार्टीज बैठें और फैसला कर लें। लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने देखा कि ये तो पार्टीज जो हैं वो नहीं कर पाएंगी, तो मीडिएटर बन गए पाकिस्तान, और उन्होंने एक ही प्रपोजल दूसरे के पास ले जाकर कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढकर उन्होंने उनको एक इकट्ठे ले आए। और ईरानी वजीर खारजा ने बताया कि इस्लामाबाद में तकरीबन एग्रीमेंट जो है वो बन चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ फैसलों की वजह से दोनों मुल्कों में दोबारा से
ज्यादा दूरी हो गई है, तो अब इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो दोबारा काम आएगी। सिर्फ ईरान ही नहीं गए, बल्कि मेरे ख्याल में बाकी जगहों पर भी हमारे वजीर आजम भी गए हैं 3 जी। मुल्कों में, और जो हाँ। फोन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो मुझे काफी है कि पाकिस्तान दोबारा इन दोनों को एक बार फिर मेज पर ले आएगा। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के हालिया दौरे, फिर फील्ड मार्शल का ईरान जाना एक बड़े इलाकाई फ्रेमवर्क के तौर पर देखा जा रहा है। आर वी विटनेसिंग द बर्थ ऑफ अ रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन्वॉल्विंग पाकिस्तान, टर्की एंड कतर? क्या ये ब्लॉक अमेरिका पर दबाव डालने की पोजीशन में है कि वो ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी करे? ये देखिए, जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा ये जंग के बाद होगा, और उसके बाद इन तमाम मुल्कों को, सिर्फ कतर नहीं पूरे जीसीसी को पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर बैठना होगा, और कोई ना कोई एक ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसमें ईरान को भी शामिल होना पड़ेगा, ईरान को करना पड़ेगा, वरना तो मामला आपका हल नहीं होगा। तो कि भाई आप हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को अंडरटेकिंग दे कि हम आपकी सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये इसका बुनियाद होनी चाहिए जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, और मुमकिन है चाइना की भी ब्लेसिंग्स हो, और हो सकता है अमेरिका की भी ब्लेसिंग्स हो। मैं समझता हूं कि जंग के बाद अगर मामला नए आर्किटेक्चर की तरफ गया, नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ, तो इसराइल सबसे बड़ा लूजर होगा। ये जो जंग से पहले ये सबसे बड़ा विनर नजर आ रहा था, ये सबसे बड़ा लूजर नजर आएगा, क्योंकि ये तनहा खड़ा होगा वहां पे।